नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले दिलीप कुमार वाल्मीकि जी। चुनाव नजदीक हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। 1.5-2 महीने के अंदर अब बचा है केवल। रणनीति क्या नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष इस समय सुस्त है, चाहे वो SC ST मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कहीं पर भी कोई हलचल होती दिखाई नहीं दे रही है। और इधर से एक नारा लग रहा है बीजेपी की तरफ से, इस बार 400 पार। ये किस ओर इशारा करता है, सीधे सीधे बात करेंगे दिलीप भाई से। दिलीप जी, स्वागत है आपको। धन्यवाद जनाब। सर, अभी एक जो नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार हो, बीजेपी बहुत धड़ल्ले से इस बात को कह रही है। पर्चे भी लगे हुए हैं जगह जगह, देखे हमने। क्या मानते हैं? जब वो 3 राज्यों में जीत कर आए हैं ईवीएम के माध्यम से, वैसे नहीं जीते हैं, ईवीएम ने जिताया उनको। ईवीएम को तो आप दोष देते हैं। नहीं, ईवीएम से जीत कर आए। ईवीएम के खिलाफ कुछ होता था, कुछ बात बनती, उसी के बल पर वो बोल रहे हैं। और हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही वो 400 पार का आंकड़ा ईवीएम में फिट कर दिया हो। जो 19 लाख हमारी ईवीएम देश की गायब हुई है, उसका हिसाब किताब अभी तक मिला नहीं है। सर, एक बात यहाँ पर यह भी जाहिर है कि बीजेपी ने घोषणा की है कि 350 सीटों पर वो लड़ेगी और बाकी जो सहयोगी दल है वो लड़ेंगे, और 350 उनकी तो आएंगी, बाकी 40-50 सीटें तो उनकी कुर्सी ले आएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गड़बड़? ये सब चालाकी, सब उन्होंने फिटिंग कर रखी है। सब ये माँ साम दान दंड भेद सब उन्होंने अपना रखा है। ये क्या में कैसे करना है, क्या करना है, किस समय में कैसे करना है, किस समय में क्या काम करना है। एडवांस में वो कहना चाह रहे हैं अपनी सीटें बचाएंगे और आपने जो सहयोगी दिए उनको भी सीटें देंगे क्या? उनको भी देंगे, उनको भी जिताएंगे ना ईवीएम से। ये सब कहानी चल रही है, सब सेटिंग हुई पड़ी है। सब उन्होंने ये कहा ना, श्याम दाम दंड भेद, उन्होंने पहले इस नीति को अपना लिया पहले से ही। और इलेक्शन कमीशन को करोड़ों रुपया खिला रखा, किस लिए खिला रखा है? वो इसलिए खिला रखा है। सुप्रीम कोर्ट में भी करोड़ों रुपया इन्होंने खिला रखा है। तो और ये जो जितनी भी सरकारी मशीनरी है सब इन्हों की जेब में, अंडर में है। और आने वाले समय में हम ऐसा नहीं होने देंगे, ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे। अब ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे हमने अपने सरकार से आज तक कोई जीत नहीं पाया, अब कैसे कह सकते हैं कि नहीं जो होने देंगे? सरकार रहेगी क्या? इलेक्शन होंगे जब रहेगी, ईवीएम तोड़ेंगे उस टाइम पर, फिर उसके सरकार की कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कौन तोड़ेगा ईवीएम? हम तोड़ेंगे ना, हम भारत के नागरिक है। कितने लोग हैं जो तोड़ पाएंगे? अरे सर, विपक्ष जितना भी है, चाहे SC ST माइनॉरिटी की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन है, एकजुट तो हो नहीं रहे, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो एकजुट होंगे। अब संदेश अभी मेरे ख्याल 22 तारीख को, 22 में मेरे ख्याल वहां पर वो गुजरात में प्रोग्राम हुआ था ना, कौन सी तारीख को, 20 तारीख की या ऐसे कुछ है। तो वहां पर था, यही मंथन हुआ था वहां पर कि सब एक अलग अलग ना लड़े, एक प्लेटफॉर्म पे लड़े सभी राजनीतिक दल। और इसके बाद फिर 24 तारीख को मीटिंग हुई थी यहाँ पर, और फिर उसमें यही निर्णय लिया गया था कि भाई अलग अलग ना लड़े और अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, उसके तहत हमें लड़ना है। और चुनाव नहीं होने देना। सभी पार्टी जितनी पार्टियां आई हुई थी, देखा ये गया है जो 24 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस थी नहीं जो बड़ी पार्टी है, BSP थी नहीं जो बड़ी पार्टी है। ईवीएम का विरोध सिर्फ आपके करने से थोड़ी होगा, जो बड़ी पार्टी भी समर्थन में ना है आपके। देखो, बाढ़ में जाए ईवीएम और ये बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इनको बहुजन समाज पार्टी को मौका मिल गया। पहले इनको प्रधानमंत्री बनना था उस टाइम पर, काशीराम जी को या मायावती को, इन्होंने वो मौका गवा दिया। अब बहुजन समाज आएगा, इनकी जरूरत भी नहीं है हमें मायावती की। अब बहुजन समाज आएगा, बहुजन समाज में कोई ना कोई प्रधानमंत्री बने, चाहे मुस्लिम का भी बन जाए, हमें कोई हिर्ज नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन का बन जाए, चाहे वो हमारा SC समाज का बन जाए, कोई भी। आपको किसी ना किसी को तो बनना है, और हम एकजुट होंगे सभी, SC ST OBC, सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध पारसी आस्तिक नास्तिक जितने भी हैं, हम माइनॉरिटी के लोग, हम इकट्ठा होकर हम 90 या 92% है इस देश के अंदर। अब हमारी सत्ता आएगी इस देश के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जो बात कर रहे हैं ये कहीं सार्थक होती नजर नहीं आ रही है। वजह लगती है कि आपको जिस तरीके से SC ST OBC माइनॉरिटी की जब आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन बनाया वो टूट के कगार पर है, उसके साथ थर्ड फ्रंट बनाया वो टूट के कगार पर है। अब आप लोग एक नया गठबंधन बना रहे हैं और समय रह गया है छोटा सा, तो
आपको लगता है कि कुछ हासिल कर पाएंगे आप? यही चीज है कि हम समय बहुत थोड़ा सा रह गया और हमें एकजुटता दिखानी है, नहीं तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, छोटे छोटे पार्टियों के, अगर वो एकजुट नहीं हुए, एक मत नहीं हुए, तो हम सभी को डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब जो समय पुकार रहा है, प्रजातंत्र कह रहा है, अम्बेडकर समाज का लिखा हुआ संविधान कह रहा है कि आइए इस देश की शासन व्यवस्था चलाइए। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरी प्रार्थना है कि सभी एक मंच पर आए और इस शासन व्यवस्था को संभालें। जो आप अपने में मतभेद भूल जाइए, आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, जिसको जितनी सीटें चाहिए आप उसके हिसाब से आप तय करके उनको उतनी सीटें जीतिए, और एक दूसरे की वोट कटे ना बटे ना, और आपस और हमारा ही बहुजन समाज का उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा होगा। जो भी राष्ट्रीय दल उसको खड़ा करना चाहता है, पर एक मत होना पड़ेगा। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरी प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी, बहुत समय कम है और 2 महीने के करीब रह गए, और आप आइए, जिसको सीटें चाहिए आप आपसी तालमेल करके उसको वो सीटें आपको मिलेंगी, और ये देश आपका इंतजार कर रहा है। और ये लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, राज्यसभा में आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए, और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने के लिए ये समय आपके पास आ रहा है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप एकजुट होइए, और इससे पहले हमें ईवीएम को उखाड़ फेंकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपने प्राणों की बलिदान क्यों ना पड़े, क्योंकि मुझे लग रहा है इस देश में अब क्रांति होने वाली है और खून की क्रांति होगी। और मुझको लग रहा है कि ये बिगड़ क्रांति के हमें आजादी नहीं मिलेगी, और हम ये आजादी लेके रहेंगे। ये गुंडे शासन व्यवस्था पर बैठे हुए हैं। 65 साल से कांग्रेस गुंडे के रूप में बैठी हुई थी, अब ये दूसरा गुंडा बीजेपी के रूप में आ गया है। हम इन दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये शासन व्यवस्था हमारे बहुजन समाज के हाथ में आ गई। खूनी क्रांति की आप बात कर रहे हैं, तो आप लड़ाई किससे लड़ेंगे? क्योंकि सरकार के लोग में जो लोग बैठे हैं वो भी तो अपने ही लोग हैं, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी अपने लोग हैं। वो गद्दार होंगे ना, जो ईवीएम का साथ देगा वो गद्दार हैं, और जो ईवीएम का साथ देने वाला और जो ईवीएम के विरोध में है वो देशभक्त कहलाएगा। अब ये देश दो धड़ों में बटेगा, देश के गद्दार और देश के वफादार। तो देश के वफादार वही है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और जो देश के गद्दार है वो ईवीएम से करवाने की सोचेंगे। आप जो है बैलेट पेपर पे लगे हुए हैं, सरकार ईवीएम पे लगी हुई है। आपका जो मंथन है, आपके जितने भी संगठन है, जितनी पार्टियां, वो एकजुट है नहीं। आप आखिर लड़ाई लड़ेंगे कैसे? सीधा सीधा सवाल तो ये बनता है सर। बार बार मैं कह रहा हूं ना कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। कोई आने को तैयार भी तो नहीं आ रहे हैं ना, लोग बाग आ रहे हैं, मतभेद हो जाते हैं, उनको अपना अहम, अपना घमंड, अपना वो सेल्फिशनेस वो छोड़नी पड़ेगी। जब जाकर ये देश में शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र, लोकतंत्र जब भी कायम रहेगा, ये शासन व्यवस्था हमारे हाथ में आएगी। अंबेडकर जी का सपना जब भी साकार होगा, जब ये शासन व्यवस्था हमारे हाथ में आएगी। चलिए, आपकी एक बात मान ली जाती है, अगर सभी लोग पार्टियां सब एकजुट हो भी जाती है, तो हर किसी का एक, जो भी बड़ी पार्टियां हैं, अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे। आपकी मुख्य जो मांगे हैं या जो कार्यशैली है वो क्या रहेगी? अगर आप लोग एकजुट होते हैं, जीतते हैं, तो आप क्या क्या जो है देश को देना चाहेंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारी गरीबी को दूर करना। कोई भूखा ना मरे, कोई बीमारी से ना मरे। तो पार्टी करती है। नहीं हुआ ना। कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, अभी भी गरीबी से मर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई कुछ नहीं होता। कोई गरीब नहीं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बीमारी से नहीं मरेगा, सबका इलाज होगा इस तरह से, और प्रायोरिटी दी जाएगी। और जितने भिखारी हैं पूरे देश के अंदर, सबको रोजगार दिया जाएगा। जितने भी भिखारी, कोई एक भी भिखारी रोड पे नजर नहीं आएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हम उनको रोजगार देंगे। उनको अच्छे, मतलब रहन सहन, उनको रहने का प्रबंध करेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, टेक्निकल कोई वो कार्यशाला उनके लिए स्थापित करेंगे, और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और जितने भी भिखारी हैं सब ये पकड़े जाएंगे, मतलब उनको सुधारा जाएगा। आप जिन कामों की बात करें, आयुष्मान योजना भारत ने, मोदी जी ने चला रखी है, उसके बाद में रोजगार गारंटी वो खुद दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी छोटे व्यापार है उनको लोन वो खुद दे रहे हैं। जो आप करना चाह रहे हैं वो तो सरकार कर ही रही है। नहीं, कहाँ भिखारी इतने जो रोड पे घूम रहे हैं? हिंदुस्तान का भिखारी है। अगर भिखारी रोड पर घूम रहा, भीख मांगता, इसका मतलब हिंदुस्तान भिखारी है। नहीं, हिंदुस्तान छोड़ो,
गलत बोल दिया मैंने, भारत बोलना चाहिए था। हम जितने बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं भारत बोले, तो भारत भिखारी है। जो ध्यान क्यों नहीं करा 75 साल से भिखारियों के लिए, और क्यों वो दर दर के भीख मांगते हैं? हम प्रबंध करेंगे उनके संग, हमारी सत्ता आएगी 100%। हम 92% या 90% बहुजन समाज के लोग हम सत्ता इस देश में लाएंगे, और जो जितने भी भिखारी सब समाप्त हो जाएंगे, और गरीबी को उन्मूलन करेंगे गरीबी का, और बीमारी कोई नहीं रहेगी, बीमारी से कोई नहीं मरेगा, और करप्शन बहुत दूर हो जाएगी। करप्शन के नाम से भी लोग थर थर कांपेंगे। हम 1 महीने का टाइम देंगे आने वाले समय में। 1 महीने में जितनी बड़ी सुधर जाए वो, नहीं तो जितनी भी उसने 2 नंबर की कमाई से कुछ भी बनाया सब जब्त कर लिया जाएगा। उसके देश के खातिर, देश की जनता के खातिर सब जो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। जितने भी 2 नंबर का अभी तक काम कर रहे हैं सबको छोड़ा नहीं जाएगा। 1 महीने का समय देंगे, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, फिर उसके बाद हमारा तलवार। आप भी तानाशाही की वाली बात कर रहे हैं, जैसे 8 बजे मोदी जी ऐलान करते हैं नोटबंदी बंद, तो आप भी कहेंगे 1 महीने के अंदर सुधर जाओ, नहीं तो काम करता। वो नोटबंदी बंद, वो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार की, जो भ्रष्टाचार जिसने भी कर दिया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 1 महीने का जब भी तो समय दे रहे हैं। जीएसटी भी तो इसीलिए लगाया गया था सर। भ्रष्टाचार वो देगा, जीएसटी को भी देखेंगे। पहले भ्रष्टाचार है, उसको खत्म हो। जो मिलावट, सोने में भी मिलावट करते हैं ना, सुनार बैठे हुए सब सोना हमारे देश के अंदर बेचारे ले जाते हैं, खरीदते, मिलावट करके बेचते हैं। होता 22 कैरेट का देना चाहिए उनको, 23 कैरेट का देना चाहिए उनको, 15 कैरेट पर दे देते हैं। उनके भी हाथ काटे जाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, जनता जाननी चाहती है, जो भी आपको देखती है, पसंद करती है, वो ये आस लगा के बैठी है कि बहुजन समाज एकजुट करने के लिए आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं? अभी जो कितनी तो मीटिंग हो चुकी है, मीटिंगों से कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक मिनट नहीं, क्यों नहीं निकला? अभी गुजरात के अंदर 60-70 पार्टियां आई हुई थी, लोकल पार्टियां, जितने भी प्रेसिडेंट थे और सबके 60-70 लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर दिल्ली में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्लामिक इंस्टीट्यूट, उसके अंदर लोधी रोड पर है, जो वहां पर भी हमारी मेरे ख्याल 60 पार्टियां थी उसमें, तो 60 पार्टियों के प्रेसिडेंट वहां पर आए थे। तो कितनी बड़ा अचीवमेंट है ये, तो सब मिलकर आ रहे हैं ना करीब करीब। तो वो जब वो पार्टियां खत्म होने के कगार पर इसलिए इकट्ठा हो रही हैं, आपको उनको लगने लग रहा है कि आने वाले 2024 के बाद उनका वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा? वजूद बनेगा जनाब, अब इकट्ठा हो रहे हैं ना। बहुजन समाज आएगा, क्यों नहीं समझ रहे आप? बहुजन समाज आएगा, उसकी सत्ता स्थापित होगी इस देश के अंदर, और किसी की नहीं होने वाली। कांग्रेस खत्म, बीजेपी खत्म, मायावती खत्म, और ये तुम्हारे आम आदमी पार्टी खत्म, समाज पार्टी खत्म, सब खत्म हो जाएंगे। हम बहुजन समाज के जो हमारे साथ मिलकर आएगा तो ठीक है, वही बराबर का। और ये नहीं अपने आप को, ये नहीं कि मेरे को इतनी सीट चाहिए, कोई नहीं। जो जितनी भी पार्टी हैं उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से वो अगर वो चलेगा तो तभी कामयाब होगा, अन्यथा नहीं। एक सवाल और कि आप लोग जब एकजुट हो रहे हैं या लड़ने की जब बात कर रहे हैं, अंबेडकर समाज पार्टी इसके अंदर मुख्य भूमिका में रहेगी, या साथियों के साथी मिलकर चलेगी, या कोई नया गठबंधन बनेगा? ये इसी पार्टी का तो गठबंधन बनेगा, जो जितनी भी पार्टियां, जितने भी हमारी पार्टियां, नया नाम दिया जाएगा। हाँ, नया नाम दिया जाएगा, और उसी के हिसाब से वो चलेगी। तो ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, भावी मुख्यमंत्री दिल्ली के। 2024 का चुनाव क्योंकि नजदीक है, और सभी बहुजन के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी की जितनी भी पार्टियां हैं, उनको अगर अपने हक और अधिकार को बचाना है, संविधान को वापस लाना है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आजकल चल रहा है राम राज्य, इसी से छुपा नहीं है। संविधान, राम को भी जो अगर किसी ने अधिकार दिलाया तो वो संविधान ने दिलाया, उसके बावजूद संविधान खत्म करने की जो इस तरीके की रणनीति, राजनीति खेली जा रही है, वो बहुत ही शोचनीय है। अब आम जनता को यह जानना है कि वो अपने हक अधिकार बचाएं तो कैसे। 2024 का चुनाव आपके पास है, मौका है आपको सरकार बदलने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि आपको किस ओर जाना है। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।